Friends, today we will read income and other criteria in chapter 1 development. In the previous class, I taught you about the national development and how to compare different states and countries on the basis of average income and you know average income and the other terms. Income and other criteria, when we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. जब हम देखते हैं कि हम किसी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस की बात करते हैं या गोल्स की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि लोग केवल बेटर इनकम के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके जो गोल्स होते हैं जैसे सिक्योरिटी होता है, रेस्पेक्ट होता है या इक्वल ट्रीटमेंट होता है, फ्रीडम होता है, ये सभी उनके दिमाग में रहते हैं। जैसे हमने पिछले सेक्शन में आपको एक जॉब से रिलेटेड एग्जांपल दिया था कि जब भी हम कोई जॉब सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम इन पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी होता है, फिर होता है कि वहाँ रेस्पेक्ट है कि नहीं है, तीसरा वहाँ इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं है, ठीक है, और फ्रीडम क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको इफ़ेक्ट करती है। जब हम सोचते हैं राष्ट्र या क्षेत्र के बारे में तो इसके अतिरिक्त उसमें एवरेज इनकम होता है या अन्य जो समान महत्वपूर्ण कुछ और भी एट्रीब्यूट्स शामिल होते हैं। टेबल 1.3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटा इनकम ऑफ द सेलेक्ट स्टेट्स हैं, है ना, यानी कि स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया है और उनकी पर कैपिटा इनकम जो रही 2015-16 में हरियाणा का सबसे हाईएस्ट रहा है 1,80,174, केरला का 1,63,475 रुपीज़ and Bihar is the lowest per capita income in all over the country according to the economic survey 2018-19. Okay, what could these attributes be? Let us examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually these figures are of per capita net state domestic product at current prices for 2016-17. Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. We find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average a person in Haryana earned 1,80,174 rupees in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around 34,409 rupees. So if per capita income were to be used as the measure of development, so Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4. So जैसे हमने टेबल 1.3 को जो स्टडी किया, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट है हरियाणा और बिहार जो है वो सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है। तो सबसे डेवलप्ड स्टेट कौन सा हुआ? हरियाणा हुआ, और लीस्ट डेवलप्ड कौन सा हुआ? बिहार हुआ, ठीक है। तो हमने पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम वहाँ की जो है डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। अब हम टेबल 1.4 देखेंगे तो सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार, कुछ कंपैरेटिव डाटा दिया गया है। तो इसमें जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अगर देखेंगे पर 1000 लिव बर्थ कितना है? 30 हरियाणा में 2017 में। लिटरेसी रेट कितना था? 82% था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या रहा? उसका नेट अटेंडेंस रेशियो जो रहा है वो रहा है 61%, है ना। केरला का कंपेयर कर लो तो केरला का उससे क्या है? कम है, जबकि लिटरेसी रेट क्या है? ज़्यादा है। मोर्टेलिटी रेट क्या है? कम है।
ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी रेट में अगर बिहार देखें सबसे कम है ना, और नेट अटेंडेंस रेशियो में देखेंगे तो वो भी कम है। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे का जो है फिगर दिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम NSSO कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन दिस टेबल। दो टर्म दिए गए हैं यहाँ पे, तीन टर्म हैं सॉरी। एक तो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? ये इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि वो बच्चे जो 1 वर्ष की अपनी आयु पूर्ण होने से पहले ही, है ना, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो हम उसमें देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर ईयर के अंदर 1000 लिव चिल्ड्रंस के ऊपर इस मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन किया जाता है। लिटरेसी रेट आप सभी जानते हैं, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी 7 या 7 वर्ष से ऊपर की एज के जो पर्सन्स होते हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं, वो सभी लिटरेसी रेट में आते हैं, उनको लिटरेट कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज द नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अब उसमें हम ऐसे निकालते हैं, नेट अटेंडेंस से मतलब होता है कि जो बच्चे 14 या 15 वर्ष की आयु में, जैसे हमारे यहाँ जैसे एक राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन की फ्री फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो जो बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं और जो एजुकेशन लेते हैं वो सभी इस ग्रुप में आते हैं, तो उनका परसेंटेज काउंट किया जाता है। और उसी एज ग्रुप के जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो उससे छूट जाते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें नेट अटेंडेंस रेट क्या है, हरियाणा में 61 है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पर है? केरला के अंदर है। सबसे लोएस्ट कहाँ है? बिहार में है। तो इन सभी जो पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पर भी हम जो है अलग अलग कंट्री, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, बेसिकली हम उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो डेवलप्ड है और कौन सा जो है डेवलपिंग है, ठीक है ना। What does this table show? तो ये टेबल जो है वो क्या दिखाती है? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 10 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, so which is 2 times more than that of the Kerala. On the other hand, the per capita of income, Haryana is more than that of Kerala as shown in the table 1.3. So you can compare with the Kerala, Haryana and Bihar on the basis of both tables, table number 1.3 and 1.4, and you can compare the states and which are given in this table, and you can compare, okay. And after that you will find which state is developed, okay. And in the next section we will read पब्लिक फैसिलिटीज़, इनको बोलते हैं जन सुविधाएं, है ना। जन सुविधाएं क्या होती हैं? हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज? द रीजन इज मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप कोई भी जो है सामान खरीद सकते हैं, है ना, खरीद सकते हैं और सर्विसेज खरीद सकते हैं जो आपको रहने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है ना। आपकी जेब में अगर पैसा होगा तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं ना, तो पैसे की सबसे ज़्यादा नीड होती है। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ द मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। केवल इनकम ही जो केवल एक हम उसको आवश्यक कहें, एक आवश्यक इंडिकेटर नहीं होता है किसी मटेरियल गुड्स का या सर्विसेज का सिटीजन्स के लिए जो उसका उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यूर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जैसे कि पैसे से अगर सब कुछ खरीदा जाता तो क्या हम पॉल्यूशन को खरीद सकते हैं, है ना। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है हम वो खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते, है ना। और एंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes
preventive steps. That means you can say that everything cannot afford through the money, na? And money is essential for the living, but money is not essential for everything. Okay, क्योंकि मनी से हम एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, है ना? और क्योंकि पॉल्यूशन के कारण जो है वो हमें बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं। तो अपनी पूरी कम्युनिटी को सेफ करने के लिए हमें एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की नीड है ना? और क्योंकि हम रहते तो कम्युनिटी में हैं, हम अपने आसपास का जो हमारा वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें हम किस प्रकार से प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे although cheapest way is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? वास्तविकता में क्या है कि बहुत सारे ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जो हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। एक बेहतर तरीका भी होता है ना, जैसे कि कोई सस्ता आइटम है या कोई सस्ती वस्तु है। एक सस्ता सबसे रास्ता ये होता है कि जो वस्तुएं हमें कलेक्टिवली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो सस्ती भी होती हैं, जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी, है ना, होल लोकेलिटी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आपके स्थानीय क्षेत्र में जैसे कोई सोसाइटी है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी को डेप्लॉयड किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो कलेक्टिव सिक्योरिटी होता है ना, जिससे कि वो प्रत्येक हाउस की देखभाल कर सकती है ना। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक सिक्योरिटी एडॉप्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी एक आवश्यक चीज़ है। वॉट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, would you be able to study and not unless your parents could afford to send you to a same private school elsewhere? So you are actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facilities. That means जैसे अगर हम कहते हैं कि हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं खरीद सकता, है ना। जब भी आप किसी अपने लोकेलिटी में देखेंगे तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं तो पढ़ाई करते हैं, या वो अपने नियर बाई जैसे कोई गांव में रहता है या कहीं भी ऐसे स्थान पर जहां पर कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि जो इसके पास मनी है, पैसा है, वो अपने बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में भेज सकता है, एक अच्छे स्कूल में भेज सकता है, वो अच्छी फीस अफोर्ड कर सकता है और किसी प्राइवेट विद्यालय में भी उसको पढ़ा सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो बच्चे जिनके पास पैसे की कमी होती है, जिन पेरेंट्स के पास, वो कैसे अपने बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में भेज सकते हैं, है ना। तो उनके लिए सरकार क्या करती है कि वो स्कूल्स की स्थापना करती है और गवर्नमेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए विद्यालय खोले जाते हैं और विद्यालयों के साथ साथ वहाँ अन्य सुविधाएं भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि उन्हें पढ़ने का चांस मिल सके। बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बच्चे, जैसे विशेषकर अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो वो क्या है, हाई स्कूल में जाने के लिए एबल नहीं होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो सोसाइटीज़ होती हैं वो प्रॉपर एडिक्वेट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनके कारण अगर हम देखें तो जो लड़कियां होती हैं वो एजुकेशन नहीं ले पाती हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत के कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर महिलाओं की जो शिक्षा है वो काफ़ी कम है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें, गर्ल्स के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ है वो सिक्योरिटी एक अलग पार्ट होता है, उसके साथ साथ उनके लिए क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट जो है मुहैया कराती है उन सब के ऊपर निर्भर करता है। केरला जो है हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम functions well. Health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better. जैसे हमने केरला की बात की तो केरला के अंदर जो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहा है ना,
क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है ना बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है सामान्यतः। और अगर हम स्टेट्स में देखें तो वहाँ पे जैसे पीडीएस की फैसिलिटी जो होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, वो अच्छा फंक्शंस करती हैं। और हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में जो लोगों का जो स्टेटस होता है हर स्टेट्स के अंदर अगर देखेंगे तो निश्चित ही उनमें सुधार हुआ है, काफ़ी बेहतर भी हुई है। तो आप इसको जैसे ये एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है तो इसको आप पढ़ लेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे ना, देखेंगे करके इसको एक बार। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको करना है। अब हम टेबल नंबर 1.6 देखें, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2017। यहाँ हम कंपेरिजन जो कर रहे हैं वो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है कंट्रीज़ के नेम है और ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा 2011 में, और ये डॉलर्स में दी हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है और मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। और एसडीआई रैंक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहा जाता है ना। तो ये वर्ड में क्या है, तो श्रीलंका का 76 रैंक है, इंडिया का 130 है, म्यांमार का 148 है, पाकिस्तान का 150 है, नेपाल का 149 है और बांग्लादेश का 136 है। तो सबसे बेटर रैंक किसका है, श्रीलंका का है। तो श्रीलंका के अंदर अगर आप देखेंगे ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2018 की, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसको शॉर्ट में यूएनडीपी भी कहते हैं। तो यूएनडीपी जो है वो इस प्रकार की रिपोर्ट्स को जारी करता है और उसके आधार पर जो है वो देश के विकास को जो है मेज़र किया जाता है। तो एसडीआई का मतलब जैसे मैंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है और एसडीआई रैंक्स अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज इन ऑल। अगर ये जो रैंक्स जो फाइंड आउट की गई हैं वो टोटल 189 कंट्रीज से की गई हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक जन्म से लेकर के उसकी अगर हम देखें लाइफ का जो लेंथ रहा वो एक्सपेक्टेड लेंथ होता है ना। तो श्रीलंका में 75.5 है एवरेज और इंडिया में 68.8 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। म्यांमार का 66.7 है, पाकिस्तान का 60.6 है, नेपाल में 70.6 है और बांग्लादेश में 72.8 है। तो सबसे हाईएस्ट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ से तो वो देखेंगे आप किसका है, श्रीलंका का है। Per capita income is calculated in dollars for all countries so that it can be compared. It is also done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे डॉलर्स में उसको कैलकुलेट किया गया है सभी कंट्रीज़ के लिए। जब हम अन्य कंट्रियों से अपने देश की तुलना करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर जब कंट्रीज़ के डेवलपमेंट का कंपेयर किया जाता है तो उसके लिए डॉलर्स जो है डॉलर्स में ही किया जाता है पर कैपिटा इनकम। तो ये भी एक बेहतर तरीका है। और वहाँ देश के अंदर किस प्रकार की बेटर्स गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उनको भी यहाँ पर क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। Is not it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? अभी ये मैंने बताया आपको, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो श्रीलंका जो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, एक छोटा सा देश है, ठीक है, वो भी हमसे एक बेटर रैंक जो है वो रखता है और वहाँ डेवलपमेंट का जो रेट है वो हमसे बेटर है। टेबल 1.6 जो है वो हमें ये भी दिखाता है कि नेपाल और बांग्लादेश दो ऐसे हैं जहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम है, वो इंडिया से कम है उनका पर कैपिटा इनकम, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन उनसे हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो क्या है, बेहतर है। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एसडीआई एंड मैनी न्यू components have been added to the human development report, but by prefixing human to development it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being, that is most important. So बहुत सारे जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं जो कि एसडीआई के द्वारा सजेस्ट भी किए जाते हैं, उनको कैलकुलेट भी किया जाता है और बहुत सारे नए ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जिनको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ऐड किया गया है और ह्यूमंस डेवलपमेंट से जो उनको प्रीफिक्स भी किया जाता है।
और उनको बहुत ही क्लियर बनाया जाता है, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डेवलपमेंट के, जो कुछ नागरिकों के लिए हो रहा है देश में, है ना, नागरिकों के लिए क्या हो रहा है, वो सब कुछ उसमें एडिड होता है। और जो लोग हैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए सब कुछ अच्छा हो, है ना, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर आस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आप सोचते हैं कि ऐसे बहुत ही निश्चित अन्य भी एस्पेक्ट्स हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए, जिससे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को यानी मानव विकास को मेज़र कर सकें? अब लास्ट टर्म जो आता है वो आता है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी जैसे हमने एक टर्म पढ़ा था 8th क्लास में भी आता है, 9th में भी आता है, इसको आपने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो क्या होता है? वो होता है सतत विकास। सतत विकास किसको कहते हैं? व्हेन वी डेवलप इन आवर सोसाइटी, है ना, जब हम अपने समाज में विकास जो करते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट फ्री, है ना, यानी कि एनवायरनमेंट को बिना लॉस पहुंचाए जो डेवलपमेंट किया जाता है वो हमारा क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और विस्तार से हम जो है आगे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और ग्राउंड वाटर के बारे में भी जो है हम आगे अध्ययन करेंगे।